Good morning, everybody. We are going to solve 10 NEET biology previous year's questions, which you must know if you are appearing into NEET exam. And the questions basically deals with locomotion and movement. So the first question will be from sliding filament theory, and the question is which iron is essential for muscle contraction? कौन सा आयन है जो कि एसेंशियल जो कि रिक्वायर्ड है आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? आप अपना आंसर बता सकते हैं. ऑप्शंस आपके पास जो अवेलेबल है वो है सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन और पोटेशियम. And the correct answer is calcium. Calcium is actually required for muscle contraction. Let's see कि क्यों रिक्वायर्ड है, कहाँ पर रिक्वायर्ड है और क्यों सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन रिक्वायर्ड नहीं है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है. सो द एक्सप्लेनेशन इज कैल्शियम जो है वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करता है और जब ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करता है तो वो ट्रोपोमायोसिन को शिफ्ट कर देता है जिससे कि उसके एरियाज एक्सपोज हो जाते हैं मायोसिन बाइंडिंग के लिए और इस तरह एक्टिन मायोसिन का कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि कॉन्ट्रैक्शन को कंटिन्यू कराता है या स्टार्ट कराता है. नाउ व्हाई अदर्स आर रॉन्ग? क्यों सोडियम सही आंसर नहीं है, पोटेशियम सही आंसर नहीं है या क्लोरीन सही आंसर नहीं है या क्लोराइड आयन सही आंसर नहीं है? क्योंकि सोडियम जो है वो आपका नर्व इम्पल्स में रिक्वायर्ड है, ना कि कॉन्ट्रैक्शन ट्रिगर करने के लिए. पोटेशियम जो है वो रीपोलराइजेशन में उसकी रोल होती है, ना कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में. और क्लोराइड आयन एकदम भी इन्वॉल्व नहीं होता है कॉन्ट्रैक्शन में, उसका रोल ही आपके मेटाबॉलिज्म में डिफरेंट होता है. सो द करेक्ट आंसर इज कैल्शियम. आपको इस तरह से याद करना है कि कैल्शियम जब ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करता है तो बाइंड होते ही ट्रोपोमाइसिन को मूव कराता है जिससे कि वो पूरा का पूरा एरिया मसल पर वो फ्री हो जाता है और फिर मायोसिन उससे बाइंड करती है और जब एक्टिन और मायोसिन का कॉम्प्लेक्स बनता है देन द मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स. आई होप यू अंडरस्टूड इट. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द रोल ऑफ एटीपी. एटीपी की क्या रिक्वायरमेंट है बॉडी में? ATP is required for which step in muscle contraction? मसल कॉन्ट्रैक्शन के किस स्टेप पर ATP की जरूरत पड़ती है? आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं एक्टिन पॉलीमराइजेशन के लिए या फिर बी डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन हेड को एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स से रिमूव करने के लिए या फिर बाइंडिंग ऑफ एक्टिन के लिए, एक्टिन को बाइंड कराने के लिए या कैल्शियम आयन को रिलीज कराने के लिए. सो द करेक्ट आंसर इज डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन हेड. अगर आपको पूरी वो साइकिल मसल कॉन्ट्रैक्शन की पता हो तो उसमें मायोसिन हेड पर जब एटीपी बाइंड होता है तो मायोसिन जो है डिटैच होता है और फिर से ट्रोपोमाइसिन वहां बाइंड होता है एंड देन द मसल गेट रिलैक्स्ड. सो द प्रोसेस इज कि जब कैल्शियम बाइंड होता है तो ट्रोपोमाइसिन शिफ्ट होती है और एक्टिन से मायोसिन बाइंड करता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है. एंड व्हेन एटीपी बाइंड्स टू मायोसिन, मायोसिन को रिमूव करता है, ट्रोपोमायोसिन फिर से बाइंड होता है और मसल रिलैक्स होती है. दिस साइकिल कीप्स गोइंग ऑन. Now the explanation is ATP binding causes myosin head to detach from actin. एक्टिन जो है एक्टिन और मायोसिन का जो कॉम्प्लेक्स है उसको खोलने के लिए उस अटैचमेंट को खत्म करने के लिए एटीपी मायोसिन से बाइंड होता है. एटीपी के विदाउट आपका रिगर मोर्टिस हो जाएगा. रिगर मोर्टिस का मतलब एक ऐसा स्टेज जिसमें मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में रहेगी, विल नॉट एंटर इनटू द मसल रिलैक्सेशन स्टेज. So the wrong answer is actin polymerization. Actin polymerization मतलब actin polymerization से में ATP का रोल नहीं है. बाइंडिंग में ATP का रोल नहीं है क्योंकि बाइंडिंग के लिए एक्टिन मायोसिन की बाइंडिंग के लिए वी नो दैट कैल्शियम इज रिक्वायर्ड. हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है. और कैल्शियम रिलीज में भी इसका रोल नहीं है क्योंकि ये जो सार्कोमियर है वहां से फ्रॉम नॉट एटीपी ड्रिवन स्टेप डायरेक्टली, ये एटीपी ड्रिवन स्टेप नहीं है कैल्शियम रिलीज. तो हमारा करेक्ट आंसर है कि इट इज रिक्वायर्ड फॉर डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन हेड. होप यू लाइक द क्वेश्चन एंड द explanations along with what are the wrong answers and why they are wrong. Moving to the next question. The next question is related to bones and this is actually very easy, लेकिन आपको बाकी जो इतने नंबर्स दिए रहते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए रहते हैं. सो इसका करेक्ट आपको सिंपल इसका ट्रिक है, आप इसको याद कर लीजिए. how many bones are there in adult human? There are 206 total bones in adult human. Total 206. Total 206 bones are there. Memorize this.
Then the next question is from joint type. Pivot joint is present in pivot joint कहाँ पाया जाता है? शोल्डर्स में, एल्बो में, एटलस एक्सिस पर या नी में? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि शोल्डर पे किस तरह का बोन होता है, एल्बो में किस तरह का बोन होता है, नी में किस तरह का बोन होता है, और एटलस एक्सिस क्या है. सो द करेक्ट आंसर इज एटलस एक्सिस. एटलस एक्सिस का मतलब होता है जो ये आपका बैकबोन है, ये जो ऊपर हेड है आपका, जहां पर आपका हेड इस तरह से रोटेट होता है, वहां से लेकर जो एक्सिस होती है पूरी बॉडी में, उसको एटलस एक्सिस कहते हैं. सो द पाइवट बोन इज एक्चुअली फाउंड इन द एटलस एक्सिस, ऑन द एटलस एक्सिस, विच इज हेल्पफुल इन द मूवमेंट ऑफ योर हेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस. अलाउज रोटेशनल मूवमेंट, हेड की जो टर्निंग होती है, जो रोटेशनल मूवमेंट होता है हेड का ऐसे ऐसे, उसके लिए आपको ये पाइवट बोन की जरूरत होती है. मतलब पाइवट बोन हेल्प्स इन हेड टर्निंग एंड अलाउज रोटेशनल मूवमेंट. वाई द अदर्स आर रॉन्ग? क्योंकि शोल्डर में, अगर आप यहाँ शोल्डर का आप स्ट्रक्चर याद होगा तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वहां होता है, जहां पर बॉल होता है और बॉल जो सॉकेट में फिक्स होता है इस तरह से, इसीलिए आप इसको पूरी तरीके से ऐसे घुमा पाते हैं, बिकॉज ऑफ द बॉल दैट इज प्रेजेंट इन द आर्म रीजन एंड द सॉकेट दैट इज प्रेजेंट बिलो योर कॉलर बोन, इसलिए आप इस तरह से इसको मूव कर सकते हैं. एल्बो में हिंज बोन होती है. एल्बो में हिंज बोन का मतलब वो ऐसे जा सकती है, उल्टा आप नहीं मोड़ सकते. हिंज लाइक द हिंज, एक डायरेक्शन, मतलब एक डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट होगी. देन नी में भी हिंज बोन होती है, बिकॉज यू सी द नी ऑल्सो, नी को भी आप ऐसे मोड़ सकते हो, आप दूसरे डायरेक्शन में नहीं मूव कर सकते हो. सो द करेक्ट आंसर इज दैट द पाइवट जॉइंट इज फाउंड ऑन द एटलस एक्सिस एंड इज हेल्पफुल. इसको पूरा याद कर लीजिएगा. एंड इज रिक्वायर्ड फॉर रोटेशनल मूवमेंट which is a necessary criteria for head turning. Okay. Moving to next question, what is myasthenia gravis? Myasthenia gravis is a disease. किस तरह का disease है? This disease affects, ये disease किसको affect करता है? Bones को affect करता है, muscles को affect करता है, neuromuscular junction को affect करता है, या फिर आपके brain को affect करता है? Which region does it affect? So the correct answer is neuromuscular junction. Neuromuscular junction का मतलब जहां पर आपके nerves और muscles का joints जॉइंट होता है, जहां पर मसल्स आपके नर्व से जुड़ती हैं इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए फॉर द मूवमेंट ऑफ द मसल्स, वहां पर ये पाए जो वहां पर ये इफेक्ट करता है, ये डिजीज वहां पर इफेक्ट करता है. Explanation is it is an autoimmune destruction of acetylcholine receptors. Acetylcholine receptors, you all must recall that acetylcholine receptors are very important chemicals that are required for actually the transmission of information from the nerves to nerves or from the nerves to the muscles. तो उनका autoimmune destruction हो जाएगा, मतलब जब acetylcholine receptors destroy हो जाएंगे तो the information will not pass from the muscles to the nerves or from the nerve ending to the other nerve ending. synapse formation नहीं होगा और information passage नहीं होगा. This particular criteria actually leads to myasthenia gravis और ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पाया जाता है. रॉन्ग आंसर, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू मसल और ब्रेन डिसऑर्डर. डायरेक्टली मसल के डिस्ट्रक्शन से या ब्रेन डिसऑर्डर से ये रिलेटेड नहीं है myasthenia gravis. Myasthenia gravis is actually related to the destruction of acetylcholine receptors which are required on the neuromuscular junction for the transmission of information and the information that is helpful in the movement of the muscles. Problem lies at the synapse. The problem actually lies at the synapse region क्योंकि acetylcholine receptors are required for the formation of the synapse. वहाँ पर जब ये destroy हो जाएंगे तो synapse formation नहीं होगी. synapse मतलब कि joint formation जहाँ पर एक nerve दूसरे nerve से जुड़ती है और muscle और information का transaction होता है. Now moving to the next question. The next question is based on sarcomere structure. Functional unit of muscle is, what is the functional unit of muscle? The answer, the question options available are myofibril, sarcomere, actin and myosin. So the correct answer here is sarcomere. Sarcomere जो है वो फंक्शनल यूनिट है मसल्स का. जैसे आपका बॉडी का फंक्शनल यूनिट है सेल, उसी तरीके से मसल का फंक्शनल यूनिट है सार्कोमियर. सार्कोमियर क्या होता है? जो दो जेड लाइंस होती है उनके बीच की स्पेस. अगर पूरा का पूरा आप मसल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो दो जेड लाइंस होती हैं जो रेड रेड से बनी होती है, उनके बीच में एक स्पेस होती है. दैट पर्टिकुलर स्पेस इज नोन एज
sarcomere. And sarcomere is actually the contraction unit. The segment between the two Z lines is the contraction unit, and that is required for muscle contraction. That is known as sarcomere. बायोफाइब्रल्स जो होते हैं वो फाइबर्स के बंडल को बोलते हैं. एक्टिन, मायोसिन, प्रोटीन्स हैं. ये सब स्ट्रक्चर्स हैं मसल्स के, लेकिन जो बेसिक यूनिट है वो सार्कोमियर है. जब सार्कोमियर बनता है तो ही एक मतलब जैसे सेल मिलकर टिश्यू बनाती है, टिश्यू मिलकर टिश्यू सिस्टम बनाता है, टिश्यू सिस्टम ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है, विच इज नोन एज योर बॉडी. सेम वे द मसल का स्मॉलेस्ट यूनिट इज सार्कोमियर, विच इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मसल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन बोन टाइप. ह्यूमरस किस तरह का बोन है? फ्लैट बोन है, मतलब चिपटी बोन है, या फिर लॉन्ग बोन, लंबी बोन है, इरेगुलर बोन, ऐसा बोन जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी सी है, या शॉर्ट बोन, छोटी बोन है. तो आंसर इज लॉन्ग बोन. ह्यूमरस इज अ लॉन्ग बोन. वेयर इज इट फाउंड? वेयर इज इट फाउंड? ये आप बताएंगे. इट इज फाउंड इन द लॉन्ग रीजन. आर्म के लॉन्ग रीजन में पाया जाएगा, लेग के लॉन्ग रीजन में पाया जाएगा, जहाँ जो आपके लेंथ, जो पेरिफेरीज में जो लेंथ डिसाइडिंग एरियाज है वहां पर ह्यूमरस पाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन आर्थराइटिस. व्हाट इज आर्थराइटिस? आर्थराइटिस इज अगेन अ डिजीज. माइथेनिया ग्रेविस एक डिजीज थी, एक आर्थराइटिस है. ये दूसरी डिजीज है जो कि आपके लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पूछा जाता है बहुत ज्यादा. आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स इज कॉल्ड. जब जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होने लगता है, इन्फ्लेमेशन इज अ प्रोसीजर जहाँ पर वो सेल्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होती हैं, बहुत सारे केमिकल्स फॉर्मेशन होते हैं, साइटोकाइंस बनते हैं, आपके बहुत सारे केमिकल्स मिलके एक रिएक्शन कॉज करते हैं, और वो रिएक्शन या तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण हो सकता है या किसी चीज़ के इन्फेक्शन के कारण हो सकता है. दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज इन्फ्लेमेशन, विच एक्चुअली लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया. लॉट ऑफ रिएक्शंस कीप्स गोइंग ऑन, जहाँ टेम्परेचर भी बढ़ता है, दर्द होता है, पेन होता है, रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है. ऑल दीज आर द सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन. सो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड ओस्टियोपोरोसिस, भी बहुत कॉमन सा नेम है. आर्थराइटिस भी बहुत कॉमन सा नेम है. गाउट इज a common name, and myopathy is a common name, but the best answer is arthritis. Arthritis is a disease which is related to the inflammation of joints. Why osteoporosis is not the correct answer? Because osteoporosis is a disease which is caused by the loss of bone density. जब bone में जो density होती है, weight होता है, उसका loss होने लगता है, bones हल्की होने लगती हैं, जिसके कारण वो हमेशा crack होने के, bone breakage के chances होते हैं. That particular disease is known as osteoporosis. Gout is actually a disease which is caused by the uric acid crystal accumulation. गाउट जो है वो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स. यूरिक एसिड इज अ वेस्ट मटेरियल. जब आप पूरा का पूरा अपना देखेंगे कि यूरिक वेस्ट मटेरियल, यूरिक एसिड, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उन सब में आपको दिखेगा कि यूरिक एसिड इज अ वेस्ट मटेरियल दैट इज रिक्वायर्ड टू बी शफल्ड आउट ऑफ द बॉडी. उसको एक्सपेल करना होता है बॉडी को आउटसाइड द बॉडी विद द हेल्प ऑफ द किडनी. लेकिन जब यूरिक एसिड एक्सपेल नहीं हो पाता, स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, इट लीड्स टू अ डिजीज कॉल्ड गाउट, जो कि अगेन बोन जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है. बट इन्फ्लेमेशन इसमें नहीं होता, इसमें यूरिक एसिड क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम कॉज करते हैं. ऑस्टियोपोरोसिस में बोन डेंसिटी लॉस होता है. एंड मायोपैथी, मायो का जहां भी वर्ड मायो आएगा इट मींस मसल्स. सो मायोपैथी इज अ मसल डिसऑर्डर. मायोपैथी इज अ मसल डिसऑर्डर. ये मसल्स में प्रॉब्लम जो होती है, दैट पर्टिकुलर डिजीज इज कॉल्ड मायोपैथी. मायो मींस मसल, पैथी मींस पैथोलॉजी. अ पैथोलॉजिकल कंडीशन रिलेटेड टू मसल्स इज नोन एज मायोपैथी. Coming to the next question. The next question is based upon axial skeleton. Axial skeleton में which protein has ATPase activity? किस प्रोटीन में ATPase activity होती है? Options are actin, myosin, troponin, tropomyosin. So the correct answer is myosin. Explanation is myosin head hydrolyzes ATP. ATPase एक्टिविटी का मतलब एज जहां लगा, ASE, एज का मतलब द वन दैट कैन डिस्ट्रॉय और द वन दैट कैन ब्रेक. तो ATPase का मतलब होता है ऐसा कोई भी कंपाउंड या ऐसा कोई भी एंजाइम या ऐसा कोई भी प्रोटीन जो कि ATP को ब्रेक कर सके. सो इसमें माइसिन, हमने आपको याद होगा दूसरे क्वेश्चन में पढ़ा था कि ATP बाइंड्स ऑन मायोसिन. तो मायोसिन हेड हाइड्रोलाइजेस ATP. जब फिर से एक्टिन और मायोसिन के कॉम्प्लेक्स को ब्रेक होना होता है या रिमूव होना होता है जिससे कि मसल रिलैक्स हो, तो उस कंडीशन में मायोसिन का जो हेड होता है वो ATP को हाइड्रोलाइज करता है एंड एनर्जी एंड विच इज रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी फॉर कॉन्ट्रैक्शन. जब हाइड्रोलाइज होता है मायोसिन का हेड तो फिर वो
वहाँ पर फिर से एनर्जी रिलीज होती है जो कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती है. एटीपी इज द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन. और वो जब वहाँ पर हाइड्रोलाइज होता है तो इट लीड्स टू द रिलैक्सेशन ऑफ द मसल. सो मायोसिन हैज द is the protein that is myosin is actually the protein which has a tendency to hydrolyze ATP, which is known as ATPase activity. So these were the 10 questions that are very important, and we will, in the next video, we will again give you 10 more questions. So what I have planned is I will give you 10 questions in the morning and 10 questions in the evening with explanations and why this is wrong, why the other options are wrong. This particular, all these explanations will be there. So keep watching. Stay tuned to watch my videos. Comment for more information, clarities, or any suggestions that you want to give to improve the video or to improve the content in the video. Thanks for watching. Don't forget to subscribe our channel and subscribe it to remain notified about our videos. Thank you.